हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर में जितने भी लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, और जैसे मैं यहाँ पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सविता रॉय जी ने पूछा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो बच्चे लोग उनका आंसर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स करते रहा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन 700+ लोगों का जिन्होंने यहाँ पर मैं सेशन को पहले ही लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होते से ही आप लोगों ने जो है मोटिवेशन यहाँ पर मैं दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है रियल हीरोज़ जो इस सेशन को जो है फ्रेंड्स फ्यूल दे रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को समर्पित। चलिए फ्रेंड्स डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई थी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये जो सत्याग्रह आश्रम है ना, कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि ये सत्याग्रह आश्रम कहाँ है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होंगे कि सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर, में भी कि सत्याग्रह आश्रम जैसा कुछ गांधी जी ने किया था क्या। तो आप लोग जो साबरमती आश्रम जिसको बोलते हो ना, साबरमती आश्रम, ठीक है, एक्चुअली साबरमती आश्रम का ओरिजिनल नाम सत्याग्रह आश्रम ही है, ठीक है, जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद में बनाया था। तो सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, 1915 में गांधी जी ने आने के बाद में बनाया था, जिसको साबरमती आश्रम कहते हो आप लोग, एक्चुअल में उसका नाम सत्याग्रह आश्रम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है इसके अंदर में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सत्याग्रह आश्रम इज नथिंग बट साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का एक्चुअल नाम सत्याग्रह आश्रम है, साबरमती के नदी के किनारे पर था, इसी वजह से इसको साबरमती आश्रम भी कह दिया जाता था, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो भारत वापस आ जाते हैं। उस समय गांधी जी की एज जो है 46 ईयर्स की थी जब वो गांधी जी वापस आए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर में नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी, जो नस्लीय भेदभाव होता था उससे बचाने के लिए, ठीक है। उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर मैं 1916 लिखा है, 1915 के अंदर में बेसिकली जब वो आए थे ना जिस साल वापस, उसी समय उन्होंने, उसी साल उन्होंने 1915 में, ठीक है, अपने विचार को फैलाने के लिए साबरमती जो है कि ना आश्रम, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी आप लोग कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो बताइए, व्हेन वॉज सत्याग्रह सभा फाउंडेड बाय गांधी, ठीक है। अब सत्याग्रह सभा ये क्या चीज़ है, ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो है आपका, ठीक है, सर आपके कंटेंट को कोई वाईटी पर कॉपी कर रहा है सर, आपके कंटेंट को। जी हाँ, देखिए युवाओं की आवाज़ जी और गोल्डी जी का भी मैं अभी कमेंट देख रहा था, वो भी लिख रहे हैं। तो जितने भी लोग, देखिए मैंने खुद ने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है कि आप लोग जो है फ्रेंड्स जहाँ भी यूज़ करना चाहे आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यार डिस्क्लेमर तो वहाँ पर मैं दे दो। कई सारे लोग जो ये कर रहे हैं कि जैसे वीडियोस ले रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग पैसे कमाइए, अपना खर्चा निकालिए, ठीक है। अगर किसी का जो है पेन पेंसिल का, कॉपी किताब का पढ़ने का खर्चा निकल सकता है और वो बच्चा आगे बढ़ जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी वाली क्या बात हो सकती है। मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं, बट लेकिन एटलीस्ट बच्चे बाकी के लोग गुमराह ना हो, ठीक है। ऐसा तो मत कीजिए कोई 2.0 लगा के इस तरीके से कोई चैनल बना ले रहा है, उसके ऊपर में तो स्ट्राइक मारनी पड़ेगी ना, क्योंकि बाकी लोग फिर गुमराह हो जाते हैं उससे। बात सही है कि नहीं, है ना। तो इसी वजह से आप वहाँ नीचे में डिस्क्लेमर ज़रूर दिया कीजिए कि दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल चैनल, जब आप जहाँ पर में भी डालते हो उन सब वीडियोज़ को, ठीक है। और एक्चुअल चैनल का लिंक दे दिया कीजिए ताकि बच्चे लोग गुमराह ना हो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जितने भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पर में जो लोग भी बाकी जगह पे देखते हैं ना, वहाँ जाके कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कीजिए, ठीक है, उस चीज़ को कि अगर उन्होंने डिस्क्लेमर नहीं डाला है तो आप लोग कमेंट में डाल दिया कीजिए उसको, ठीक है। देखिए मैं अगर कोई अच्छाई कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मैं आप लोगों को जो है पूरी आज़ादी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद मोनेटाइज नहीं करता अपने वीडियो को, मेरे आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पूरा, ठीक है, डिमोनेटाइज्ड है हमारा। आपको एड्स जो है बाकी चैनल के मुकाबले में उतनी नहीं आती होंगी, जो यूट्यूब डालता है बस उतनी आती होंगी, या फिर आती भी नहीं होंगी आपको, ठीक है। बट मैं जब अलाउ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट यार नुकसान तो मत पहुँचाओ मुझे, कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं आपको खाना खिला रहा हूँ और आप मेरा ही हाथ काट ले रहे हो, ठीक है, कि हाथ दांत से काट ले रहे हो, ऐसा भी तो मत करो प्लीज़।
ओके, तो एटलीस्ट वहाँ डिस्क्लेमर डाला करो नीचे में, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई आप पे स्ट्राइक नहीं आएंगी, कुछ नहीं आएगा, आप आराम से करो उसको, ठीक है। आपका फ़ायदा हो सकता है, आप करो उसको, बट बच्चों को गुमराह मत करो, बस ये बोल रहा हूँ मैं। अगर आप बच्चों को गुमराह करोगे तो स्ट्राइक मारनी पड़ेगी ना फिर। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? अब सत्याग्रह सभा देखिए फ्रेंड्स, ये बनाई गई थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, ठीक है। एक रॉलेट एक्ट बनाया जा रहा था, ठीक है। और फाइनली रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 के अंदर में पास भी हो गया। जब ये रॉलेट एक्ट बन रहा था ना, तो उसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या किया, फरवरी 1919, ठीक है, फरवरी 1919 के अंदर में रॉलेट सभा की जो ये सत्याग्रह सभा जो है उसकी स्थापना की थी, ताकि अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके कि भाई आप ये रॉलेट एक्ट को पास मत कीजिए, ये खराब कानून है, ठीक है। तो फरवरी 1919 के अंदर में, ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सत्याग्रह सभा की। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 के अंदर में हुई थी, और बाद में इसी सत्याग्रह सभा ने जो है बड़े लेवल पर पूरे भारत के अंदर में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह जो है वो आयोजित किया था। पहला देशव्यापी आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह था आपका, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। उस दिन को अपमान और याचना का दिवस या फिर अपमान और प्रार्थना का दिन ऐसे भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, ठीक है जी। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मैं बता रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग चैनल्स के नाम बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। देखिए, कॉपी करने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ पर मैं डिस्क्लेमर नहीं डालूंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो उनको बोलिए कि डिस्क्लेमर डाला जाए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी उन्हें, ठीक है। डिस्क्लेमर डालने के लिए कहिए उनको, डिस्क्लेमर, ओके जी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली कि डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर या अपमान और याचना का दिवस और अपमान और प्रार्थना का दिवस कब मनाया गया था। अब काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये समझ जाना कि ये वही चीज़ है, रॉलेट सत्याग्रह की बात हो रही है। तो रॉलेट सत्याग्रह को ही डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, आप लोगों को नेशनल मूवमेंट जो है वो दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर में भी बड़े स्तर के ऊपर में, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 अप्रैल को वही वाला है। और पहला देशव्यापी हड़ताल कौन सी थी, नेशनल वाइड हड़ताल, नेशन वाइड हड़ताल, ठीक है, देशव्यापी आंदोलन, तो ये भी आपका रॉलेट सत्याग्रह ही था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है जी। हाँ, जो आपका पेपर एस्टेट वाले पेपर थे, ठीक है, आई थिंक 17 और 18 वाले, ये पेपर्स को शायद जो एस्टेट वाले जो पेपर थे ना उनको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, ईद की वजह से। तो ये इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों की कल टेस्ट थी, ठीक है, और एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैसेज आया था हमारे पास में बच्चे का, ठीक है, अब वो समझ गया होगा जो बच्चा, उसका नंबर जस्ट आधार दिया है हमने कि एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सर तक ये बात डिलीवर कर देंगे तो अच्छा होगा जी। सर तक पहुंच गई ये बात, डोंट वरी, ठीक है। टीम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचती है। संडे को जो है प्राइज़ वाला जो टेस्ट ले रहे हैं, और इस संडे को मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है बिल्कुल, कल जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है, ठीक है। वो ख़त्म ही होगा 4 बजे, तो अगर वो टेस्ट 5 बजे या फिर उसके बाद कंडक्ट करेंगे तो मैं वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। प्लीज़ बात सर तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ, और मेरे लिए मैं एक चीज़ बोलूँ कि एक एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन आप, जी हाँ, आप जो एक इंडिविजुअल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ एक ऐसी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके लिए आगे बढ़ने वाली चीज़ है, और मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है कि कोई मेरे वीडियोस देखकर जो है वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी के लिए भी आगे बढ़ रहा है, यूपीएससी में भी जो है अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, सीटेट की जीवन पाठशाला जी को सीटेट की रिसीव हो गई है, क्या बात है, सक्सेस की रिसीव हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम जो है फ्रेंड्स ये टेस्ट को क्या कर रहे हैं, मंडे के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कल के बदले में परसों के दिन शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं कल जो यूपीएससी का पेपर जिनका है वो लोग जो है आगे जा सके,
अपनी मेहनत कर सके, पूरा इत्मीनान से, शांत दिमाग से जो है वो पेपर दे सके। अगर एक एक बच्चा भी आगे बढ़ता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये सोचिए कि आज मैं अगर इस बच्चे के बारे में सोचकर इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी पूरी मेहनत को एक दिन के लिए डिले कर रहा हूँ, तो सोचिए कि कल जाकर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आप एक व्यक्ति, आप एक इंडिविजुअल को जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब भी दानिश सर आपके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। ओके तो कल के बदले में मंडे के दिन में शिफ्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि जो भी बच्चों का है आपका वो लोग जो है वो कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए यहाँ पर में बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, ये बताना है आप सभी लोगों ने। जी बिल्कुल, यूपीएससी लाइव 98 जी बोल रहे हैं कि 2-3 चैनल है जो अलग अलग नाम से आपकी वीडियो रोज डालता है। आप उनके कमेंट्स में बताइए कि ऑफिशियल चैनल नहीं है, उनसे कहिए कि सर ने कहा है कि पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाले उस चीज़ को। ठीक है, जो भी व्यक्ति यूज़ कर रहा है करे यूज़, आराम से करे, पैसे कमाए, अपना खर्चा निकाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बस वहाँ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दे। ठीक है, और जो एक्चुअल चैनल है उसकी लिंक डाल दे, मैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। भारत से कौन सा, बिहार से कोई सदस्य नहीं था। ठीक है, देखिए राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, क्योंकि वो तो अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देखिए कि जो है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ये भी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो ये भी हम नहीं बोल सकते कि ये भी नहीं था यहाँ पर में। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है फ्रेंड्स संविधान सभा के सदस्य थे और वो भी बिहार से ही थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी थे। ठीक है, बाबू जगजीवन राम भी थे। इसके अलावा जो श्याम नंदन प्रसाद जो है फ्रेंड्स संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी बिहार से थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा जी। ओके, तो ये चारों के चारों जो है ना संविधान सभा के सदस्य थे और बिहार से ही थे। ठीक है, ये चारों के चारों बिहार से थे, तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि बिहार से थे ये लोग चारों के चारों। तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों के अगर मान लीजिए कि आता है आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, देखिए आपको बता दूं कि अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान सभा के सदस्य थे, बिहार से ही थे। राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो सदस्य भी थे और अध्यक्ष भी थे वो, और बिहार से थे। बाबू जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और बिहार से थे, और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ये भी बिहार से ही थे। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बाबू जगजीवन राम, ठीक है, ये जो है ना 1936 से लेकर जब से भारत आज़ाद नहीं भी हुआ था और संविधान के अंदर में भारत की जो है अंग्रेज़ों के समय में जो वायसराय काउंसिल हुआ करती थी, तब से लेकर जो है वो किसी ना किसी मंत्री पद पर रहे। ठीक है, कोई ना कोई पद के ऊपर में 1936 से लगातार रहे वो। जब 1936 के अंदर में वायसराय काउंसिल के सदस्य बने, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स सरकार बनती है। ठीक है, बिहार के अंदर में बिहार की प्रांतीय सरकार, उस समय में मंत्री बने। ठीक है, और उस तरह से लगातार वो कोई ना कोई मंत्री पद पर रहे, और 50 साल तक किसी ना किसी पद पर रहने का रिकॉर्ड है इनका, लगातार 50 साल तक। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक आज़ाद भारत के भी जो है कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास में है। चलिए, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग हैं जो यूपी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर अभी आने वाली है। ठीक है, थोड़ी ही देर के अंदर में टीचिंग परीक्षा की तरफ से, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, स्ट्रासबर्ग करके एक शहर है फ्रांस का, उसको नामित किया गया है, स्ट्रासबर्ग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में मैंने करवाया भी था, तो रिवीजन जिसने किया होगा वो याद रखेगा इसको। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है, 23 अप्रैल को आता है कॉपीराइट डे। ठीक है, कॉपीराइट डे यूनेस्को इसको करता है, और इस बार की थीम थी रीड योर वे। ठीक है, रीड योर वे इस बार की थी। और विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन भी वही है, पुण्यतिथि भी वही है उनकी। ठीक है, जन्मदिन और मतलब उनकी देहांत भी उसी दिन हुआ था शेक्सपियर का, तो उसी दिन को हम लोग जो है उनका, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है डेथ और बर्थ दोनों उस दिन मनाते हैं हम लोग उनका, 23 अप्रैल को। ठीक है, तो स्ट्रासबर्ग
फ्रांस को विश्व पुस्तक राजधानी जो है वो घोषित किया गया है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कृपया हिंदी भाषा की पढ़ा दीजिए। हिंदी भाषा जो है द लाइव जी वो चल रही है क्लासेस ऑलरेडी, आपकी 3 बजे क्लास होती है हिंदी भाषा की पूरी। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, युवा वलित पर्वत नहीं है बोला है यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, तो युवा वलित पर्वत नहीं है बोला है आप लोगों से, तो अरावली जो है फ्रेंड्स ये युवा वलित पर्वत नहीं है। ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ओल्ड है, ठीक है, पुराना वलित पर्वत है। इसके अलावा मैं अगर एप्लेशियन की बात करूं आप लोगों से, एप्लेशियन, ठीक है, एप्लेशियन पर्वत कहाँ पर में है? उत्तरी अमेरिका के अंदर में। और ये भी आप लोगों का जो है वो क्या है? ओल्ड वाला वलित पर्वत है, ओल्ड वाला, ठीक है, पुराना वलित पर्वत है। अब ये वलित पर्वत क्या बला है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरीके से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, आप जिस पर खड़े हो ना अभी ज़मीन के ऊपर में, ठीक है, तो वो ज़मीन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से इस तरीके से अंदर में। अभी एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बार कहा एक क्लास के अंदर में कि आप जिस ज़मीन के ऊपर में खड़े हो ना टेक्टोनिक प्लेट से खड़ी बनी है, तो वो एक बच्चा क्या बोलता, सर मैं तो 2nd फ्लोर के ऊपर में हूँ, ठीक है, तो क्या वो भी टेक्टर? अरे भाई मेरे तो तुम्हारी बिल्डिंग तो किसी ना किसी दुकान किसी ना किसी ज़मीन पर खड़ी होंगी ना, ठीक है, समझता नहीं है यार छोटी छोटी बात को, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो ज़मीन है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी छोटी छोटी सी प्लेट से बनी हुई है, और ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर में मूव कर रही है, कभी कभार एक दूसरे से टकरा जाती है और टकरा कर एक दूसरे पर चढ़ने लगती है, तो इसी के वजह से जो है ये माउंटेन बनते हैं। देखिए जैसे ये हो रहा है यहाँ पर में, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे, देखिए, ओके। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है और ये जो माउंटेन बन रहे हैं इसको फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। जो बहुत पुराने वाले पर्वत होते हैं उनको जो है वो पुराने वलित पर्वत कहते हैं, और जो नए वाले होते हैं जैसे हिमालय अभी कुछ लाख साल पहले ही बना है, तो वो न्यू जो है वो फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कौन सा वाला वलित पर्वत है? इसकी भैंस का अंडा आज ना इसको खत्म ही करते अपन लोग, आ जाओ। हिमालय जो है कौन सा वाला पर्वत है? सबसे पहली बात तो वलित पर्वत है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, ओके। और कौन सा वाला वलित पर्वत है? यंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है और यंग है। एल्प्स, पहली बात एल्प्स जो है वो आपका फोल्ड माउंटेन है, यंग है। दूसरी बात कौन से महाद्वीप में है? कोई बता सकता है मुझे? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए यहाँ पर में। और अगले जो है फ्रेंड्स 3 मिनट के अंदर में हम लोग 2000+ लाइक का भी टारगेट रखते हैं यहाँ पर में, ताकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे पूरी टीम को भी मोटिवेशन मिलते रहे। एल्प्स जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है यूरोप के अंदर में है, यूरोप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, यंग है, यूरोप के अंदर में है। अरावली भारत की जो है फ्रेंड्स पुरानी पर्वत श्रृंखला है, पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका में है। कहां पर में? एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, अभी के अभी आपको चैलेंज दे रहा हूं, इस लेक्चर के अभी लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को बनाकर जोड़ियां मिलाने का कि कौन सा वाला पर्वत जो है वो कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में है। एप्लेशियन वाला डालेंगे हम लोग यहाँ पर में नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, ठीक है, या फिर हम लोग जो है यूराल वाला डाल देंगे यहाँ पर में रशिया के अंदर में। जो सबसे क्लोज वाली जोड़ी रहेंगी वो आपको बनाना है। एल्प्स डाल देंगे हम, यूरोप के अंदर में है, ठीक है, अरावली इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कुछ ना कुछ बना देंगे, सब देखते हैं कि कौन कर पाता है इसको, ओके। तो एप्लेशियन और यूराल फोल्ड माउंटेन है, लेकिन कैसे वाले? वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पर में एप्लेशियन जो है आप लोगों का वेरी ओल्ड में आ जाएगा, अरावली ओल्ड के अंदर में आ जाएगा आपका। एंडीज यंग है, एंडीज यंग है आप लोगों का, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है आप लोगों का, यंग एंडीज, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के अंदर में एंडीज, साउथ अमेरिका की में सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कर दिया, ओके। चलिए तो अब एक बार और हम लोग उसको देखेंगे। नाउ फ्रेंड, ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी, ठीक है। आपको बताना है कि ओजोन होल सबसे ज्यादा आप लोगों को जो है स्पष्ट रूप से कहां पर में दिखता है? ओजोन होल। ओजोन होल जो है ना बेसिकली ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि ओजोन पूरा वहां से गायब हो गया। ओजोन होल का मतलब होता है ओजोन की परत वहां पतली है, ये इसका मतलब है। ओजोन को गिनने का देखो 2-3 चीजें आपको एक साथ याद कराऊंगा मैं, 2-3 चीजें एक साथ याद करेंगे हम लोग। ओजोन जो है आप लोगों को नापने का जो यूनिट है, ओजोन की परत की मोटाई नापने का यूनिट है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट सभी लोग लिखेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा डॉप्सन यूनिट। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में।
ओजोन को मापने का यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि ओजोन डे, ठीक है, कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। ओजोन डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है उस दिन? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, साउथ पोल के ऊपर में, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर में जो है ये आप लोगों को सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है ओजोन छिद्र, ठीक है। साउथ पोल पर अगर हमारी पृथ्वी को ऐसा देखें हम लोग, तो ये पृथ्वी मान लीजिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो साउथ पोल अंटार्कटिका के ऊपर में सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। तो अंटार्कटिका तो यहां दिया ही नहीं है, तो आंसर नन ऑफ द अबव था इसका, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे, आंसर होगा नन ऑफ दी अबव आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ओजोन डे, मैंने आप लोगों से पूछा कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये भी याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि 1987 के अंदर में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर में हस्ताक्षर हुए थे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों का रिलेटेड है ओजोन परत से। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है यहां पर में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल नाम की जगह क्या, आप कहां पर में, ये मॉन्ट्रियल क्या चीज है? मोन्टू का घर का जगह पता है क्या? ये नहीं, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है, कौन से देश में बता सकता है कोई मुझे? मॉन्ट्रियल कहां पर में है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में एक जगह का नाम है मॉन्ट्रियल, वहां पर में ये बैठक हुई थी, इसी वजह से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये बैठक हुई थी ओजोन को कैसे बचा सकते हैं उसके लिए, उस पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर को। इसी वजह से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है घोषित कर दिया हम लोगों ने। ओजोन परत की मोटाई नापने का जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉप्सन यूनिट, ये याद रखना है आप लोगों ने। और एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, एक डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, आपका जो 1 mm होता है ना, 1 mm जो मोटाई जो है आप लोगों की, अगर मान लीजिए ओजोन की परत है, तो उसको कहा जाएगा 100 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, 100 डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। 1 mm मोटाई मतलब 100 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, इस तरीके से उसका कन्वर्जन होता है। 1 mm मतलब 100 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ओके, चलिए, तो ओजोन होल जो है फ्रेंड्स साउथ पोल के ऊपर में सबसे ज्यादा जो है आप लोगों का सबसे ज्यादा मोटा है, ये याद रखें। ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका जीके का भी, नॉर्मल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1000 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग जो है फ्रेंड्स 5,51,000 प्लस, ठीक है, का परिवार हो चुका है आपका अपना परिवार, टीचिंग परीक्षा परिवार। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब कौन से आंदोलन के पहले जो है दांडी मार्च निकाला गया था? अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर में गांधी जी ने जो है वो अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी तक यात्रा निकाली थी गुजरात के अंदर में, और वहाँ जाकर उन्होंने जो है वो नमक उठाया और बोला कि जो है करना है कर लो, मैंने नमक बना लिया। नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था उस समय में। गांधी जी बोला देखो मैंने भी बना लिया नमक। नमक बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, नमक अपने आप बनता बस, ठीक है, वो पानी उड़ जाता, ठीक है, भाप बन के, तो नमक रह जाता खारे पानी में से। तो गांधी जी ने नमक बना लिया और अवज्ञा कर दी। अवज्ञा का मतलब होता है डिसओबीडियंस, बात नहीं मानना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अपने घर वालों की बात नहीं मान रहे हो, आपके मम्मी ने बोला कि बेटा जल्दी से बर्तन धो दे, और आपने बोला कि हे माता, ठीक है, अभी मेरे को जो है एग्ज़ाम आने वाली है और मेरे को कुछ भी नहीं आता, अभी दानिश सर जो है वो पढ़ाता और हम जो है उनकी क्लास देखता, ठीक है, तो हमें थोड़ी सा माफ़ करे, और मैं जो है कक्षा ख़त्म होने के बाद में एक नींद लेकर, ठीक है, और फिर बाद में अपना एक सीरियल देखने के बाद में, ठीक है, बर्तन साफ़ कर दूंगी। तो इतना प्यार से आपने अपने मम्मी को मना कर दिया, तो वो सविनय, मतलब बहुत विनय के साथ में, सविनय, ठीक है, सिविल तरीके से आपने मना कर दिया। आपके मम्मी को नहीं बोला मैं नहीं करती जाओ करके, ऐसा नहीं बोला आपने बहुत प्यार से मना कर दिया अपने मम्मी को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्यार से मना कर देना, ठीक है। गांधी जी बोला कि ठीक है तुमने नमक कानून बनाया है कि कोई बना नहीं सकता, मैं उस कानून को नहीं मानता, प्यार से नहीं मानता करके, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी यहाँ से। दांडी मार्च के बारे में मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, तारीख आप लोगों से पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 नंबर आप लोगों को दिला सकता है। जल्दी से बताइए कि दांडी मार्च की तारीख क्या थी आप लोगों की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका 12 मार्च को, ठीक है,
1930 में गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी। कितने लोग थे गांधी जी के साथ और गांधी जी को मिलाकर कितने लोग थे, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर आपसे बोला जाए कि कितने लोग गांधी जी के साथ थे तो 78 लोग थे, ठीक है। महात्मा गांधी प्लस 78, ठीक है, ऐसा था। लेकिन कितने लोगों ने दांडी यात्रा शुरू की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 79, क्योंकि गांधी जी खुद भी तो थे ना, ठीक है। तो महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे, अगर ये क्वेश्चन आए, देखो उनके साथ कितने थे तो 78 फॉलोअर्स, उनके अनुयायी उनके साथ में थे। लेकिन कितने लोगों ने यात्रा शुरू की थी, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो 70। ऑब्वियस ही बात है, महात्मा गांधी खुद भी तो थे ना, उन्होंने थोड़ी बोला तुम लोग आगे चलो मैं आ रहा हूँ करके पीछे पीछे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 49th पैरेलल रेखा, जिन बच्चों ने भी कोर्स के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स कैपिटल एंड करेंसी वाला मेरा चैप्टर देखा होगा और उसको रिवाइज किया होगा, वो बच्चा कर लेगा। अब आप सोचोगे कि सर कैपिटल एंड करेंसी में 49 पैरेलल लाइन कहाँ से आ गई? भाई आपको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया ना, वो लेक्चर्स इतने पावरफुल लेक्चर्स है, मैं कहता हूँ कि वो 2 लेक्चर्स, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी और यूनेस्को वाले लेक्चर्स, उसमें इतना नॉलेज है आप लोगों के लिए कि आपका दिमाग खुल जाता है। अगर किसी बच्चे ने 5-5 बार उस वीडियो को देख लिया ना, ठीक है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एंड करेंसी वाले चैप्टर और आपका यूनेस्को वाले चैप्टर्स, तो उसके अंदर में मैंने जब मैप के थ्रू दिखा रहा था तो उसमें बताया था 49th पैरेलल लाइन जो है आप लोगों की किसके किसके बीच में है, ठीक है, 49th पैरेलल लाइन जी, तो वो है यूएसए और कनाडा के बीच में। थोड़ा सा हमने इसको और ट्रिकी कर दिया अपन ने, तो देखो यहाँ यूएसए और कनाडा दिया ही नहीं है आप लोगों का 49th पैरेलल लाइन। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है मैप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का। वो एप्लेशियन था ना तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है, एप्लेशियन पर्वत ये यहाँ पर में है, ओके, एप्लेशियन पर्वत। ये देखिए ये वाली जो बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर में है कनाडा, यहाँ है यूएसए। तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है ना, जो वो 49th नंबर की जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो उनके बीच में नेचुरल बॉर्डर बना देती है, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो 49th पैरेलल किसके किसके बीच में रेखा है? यूएसए और कनाडा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का, आपने कर लिया। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही बहुत सारे सेशंस होते रहे आप लोगों के लिए और एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाए, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि टीम भी पूरी मोटिवेटेड रहे आप लोगों के लिए। उपासना मिश्रा बोल रहे हैं सर जो लोग आपके वीडियो को कॉपी कर रहे हैं वो ठीक नहीं, आप कुछ कीजिए प्लीज़, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए ही खतरा होगा। मैं उपासना जी बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो नीचे में एक्चुअल सेशन की लिंक नहीं डाल रही है, एक्चुअल जो है उसकी लिंक नहीं डाल रहे। अगर कोई जो है जो भी है, ठीक है, उनका जो है चैनल ऑब्वियसली बातें बंद हो सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा यार, बेचारों का वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उन लोगों ने जो है वो तुरंत प्रभाव से आज के आज जो है सारे लोगों ने, जितने भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग कीजिए यूज़ यार, करो मोनेटाइज। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जमता होगा तो मेरे से पूछना, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते करके, ताकि आप पैसे उसमें से कमा सके, अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सके अपने बीमार माँ के लिए। अगर आप दवाई लेकर जाओगे और मान लो सच में अगर ऐसा कहीं हो गया और मेरे को पता भी नहीं चलेगा, अगर उसका पुण्य कभी मिल गया ना मुझे, तो मैं बता रहा हूँ मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा इस दुनिया के अंदर में, ठीक है, कि मैंने कुछ ज़िंदगी में आके कुछ किया है करके आप लोगों के लिए, या ज़िंदगी में मैंने कुछ कर लिया। अगर उस पैसे से आप कर लिया, लेकिन एटलीस्ट ये मत करो कि बाकी बच्चों को गुमराह करो, आप करो उसको यूज। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, ठीक है, घर पे मदद कर सकते होंगे वो कर दो मदद, ताकि आपके घर वाले भी खुश रहे कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन नुकसान दूसरे को तो मत पहुंचाओ, कम से कम दूसरे बच्चे जो है वो गुमराह हो रहे हो उससे ना। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखिए उस चीज़ को, ठीक है, वहाँ पर मैं एक्चुअल चैनल की लिंक दीजिए वहाँ पर में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर में, तभी जाकर आपके ऊपर में नहीं मारेंगे, ठीक है। जैसे अदिति सिंह देखिए वो बोल रहे कि हाँ सर कॉपी कर रहे हैं, मुझे खुद धोखा हो गया था, ठीक है, बिल्कुल काफ़ी सारे मैं खुद देखता हूँ यार, चालू करता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैंने ये कब पढ़ाया था, ठीक है। 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, ठीक है, एक पोल भी देते हैं यहाँ पर में, इसके ऊपर में इस पे पोल दे देते हैं। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक पोल बना दे इसके ऊपर में। और 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना किसने की? मैं एक हिंट देता हूँ, वो हमारे भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। चलिए आपको हिंट दे दिया, ठीक है, हमारे भारत में किसी भी राज्य की
मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे भारत के किसी भी राज्य की, बताइए। चलिए हिंट दे दिया मैंने आपको डायरेक्टली। अब तो आंसर आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मतलब एक साथ हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार की या किसी एक राज्य की, मैं कह रहा हूं भारत के किसी भी प्रांत की या किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूसली लोग जो है ना आंसर लगा रहे हैं। सरोजनी नायडू भी, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सरोजनी नायडू आंसर लगा रहे हैं। सरोजनी नायडू जो है ना वो गवर्नर थी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फीमेल गवर्नर थी, फीमेल गवर्नर, ठीक है, यूपी की बनी थी वो, ठीक है, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुचिता कृपलानी थी फर्स्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन सीएम, ठीक है, और ये भी यूपी की ही बनी थी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना उन्होंने ही की थी 1940 के अंदर में। बी इज द करेक्ट आंसर। 59% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर कर दिया। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला, ठीक है, मुख्यमंत्री बनी थी ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है। 1963 से लेकर 1967 तक वो मुख्यमंत्री रही, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। 1963 से लेकर 1967 तक, ओके। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो जो भी लोग आगे जाकर यूपी सुपर टेट देने वाले, और आपको बता दूं जो भी यूपी सुपर टेट देने वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए एकदम इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी की जा रही है, सारा का सारा पूरा मैप्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूपी के। और ऐसा ही फ्रेंड्स बिहार के अंदर में भी डाला जाने वाला है अभी आप लोगों के ऐप के अंदर में। मैप, जितने भी फिजिकल मैप, आपके पॉलिटिकल मैप्स और जितने अलग अलग तरीके के मैप के जरिए आप लोगों को दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। टीम बहुत मेहनत कर रही है उसके ऊपर में, दिन रात मेहनत कर रही है, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी, और यूपी सुपर टेट का जो कोर्स रहेगा उसके अंदर में भी ये सारी की सारी चीज़ें डाली जा रही है ताकि आप लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुचिता कृपलानी जो है उन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। ये लिखो पहले, सबसे पहले सभी लोग, हर एक बच्चा जल्दी से ये लिखेगा, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस 1940 के अंदर में सुचिता कृपलानी, ठीक है। यूपी का चैनल कौन सा, यही अभी फिलहाल के अंदर में टीचिंग परीक्षा, आपका टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप, ऐप के ऊपर में आप देख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस, इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहली बात तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 जो 26वें नंबर की थी, कहाँ आयोजित हुई, ठीक है, 26वें नंबर की ऊर्जा कांग्रेस। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे दुनिया के अंदर में अगर आगे जाकर कोई क्राइसिस आ सकता है तो वो एनर्जी का ही क्राइसिस आ सकता है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में ध्यान देना है, ठीक है। तो एक संस्था है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ठीक है, वो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हर साल आयोजित करती है, और 26वें नंबर की जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, ठीक है, उसको आयोजित किया गया था एक शहर, नेदरलैंड के शहर रॉटरडैम के अंदर में, रॉटरडैम, ठीक है। रोड पर आ जाओगे आप लोग, ऐसा याद रख लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी भी जो है एनर्जी को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसे याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है, रॉटरडैम। तो रॉटरडैम नाम का एक शहर है नीदरलैंड्स के अंदर में, वहाँ पर में ये आयोजित हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो रॉटरडैम कहाँ पर में है, नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स के अंदर में, ठीक है। तो 26वें नंबर की विश्व ऊर्जा कांग्रेस आप लोगों की, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए। देखिए आप लोग, अप्रैल 2024 के अंदर में आयोजित हुई कांग्रेस, जो है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इसको बोल सकते हैं, रॉटरडैम नीदरलैंड्स के अंदर में हुई थी। ये उन्हीं का खुद का, उन्हीं लोगों का दिया हुआ ग्राफिक है ये, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, रॉटरडैम नीदरलैंड के अंदर में। इसको जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए और ज़्यादा याद होता जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के या किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, TRE 1 का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, और आगे में जाकर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आप लोगों से। तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
और ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय में भी मैंने आप लोगों को करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, आपका एग्ज़ाम के कुछ समय पहले ही आप लोगों को, ठीक है, बार बार रिवाइज करवाता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को। बिहार के किस जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है, लिंगानुपात। तो देखिए, हर लड़कों के 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर इसके अंदर में लोवेस्ट सेक्स रेशो जो है वो मुंगेर के अंदर में है आपका, और सबसे हाईएस्ट गोपालगंज के अंदर में। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक लिस्ट दिखाया था मैंने, ठीक है, कि भाई सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं 5, ये लिस्ट आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, ऐप के अंदर में भी जब क्लास ले रहे थे उसमें भी दिखाया था आपको। मुंगेर के अंदर में है, ठीक है, 876, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 876 लड़कियाँ है, ठीक है। भागलपुर के अंदर में जो है 880 लड़कियां है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है। तो सबसे कम मुंगेर में, फिर सेकंड लास्ट आता है भागलपुर, ओके, फिर खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय। अगर आपसे बोला जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये गोपालगंज के अंदर में देखिए हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियाँ है। एकमात्र जिला जहाँ पर में लिंगानुपात जो है वो 1000 से ज़्यादा है, एकमात्र जिला है, केवल एक ही जिला है। सिवान जो है फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर पे आता है, 988, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 988 लड़कियां, ठीक है। फिर सारण है। तो आप लोगों से क्या पूछा है कि कौन सा जिला है जहाँ या जिले है जहां पर में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो मुंगेर और भागलपुर दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है आप लोगों का भागलपुर, सेकंड लास्ट आता है आपका मुंगेर आता है सबसे पहले, फिर बाद में सेकंड लास्ट आता है भागलपुर जिला, ठीक है। यहाँ पर में 876 है या 880 है, ठीक है, सिंपल। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट सबसे पहले, ठीक है, जिले जहां पर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, और 2 जिले बताना है। मुझे पता है आपको सबसे बड़ा वाला याद हो गया होगा, अभी बताया मैंने आपको, लेकिन सेकंड नंबर का भी बताना है आप लोगों ने। अभी के अभी चैलेंज देते हैं ना आप लोगों को, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, सिंपल। बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से आंसर जी। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किन जिले या जिलों के अंदर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर ये 2 जिले आप लोगों से बोल दिए जाए तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि एक तो है आप लोगों का गोपालगंज, सेकंड नंबर पे सिवान आता है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों को अभी बताया मैंने, फर्स्ट गोपालगंज और दूसरा सिवान, सबसे ज्यादा वालों के अंदर में। 2500 प्लस लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में। बताइए जल्दी से, बताइए कि जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में आप लोग बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो है इनके बीच में एक समानता है, इन पर्वतों के बीच में समानता है। चलिए सभी प्यारे प्यारे परीक्षार्थी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। देखिए इन सभी के अंदर में क्या समानता है वो भी बता देना। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो तो बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देगा। देखिए अगर मैं एल्प्स की बात करूं आपसे, तो ये आप लोगों को मिलेगा यूरोप के अंदर में, तो 1 की जोड़ी बी के साथ लगेंगी। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये रशिया में है, एशिया और यूरोप के बीच में, रशिया के अंदर में, ठीक है। और एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एप्लेशियन। अभी आपको मैप में जब मैं 49th पैरेलल लाइन बता रहा था, 49th पैरेलल लाइन कौन से 2 देशों के बीच में रेखा बनाती है, बताओ अभी जल्दी से आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में करवाया ना, 49th 49वें नंबर का जो अक्षांश है वो कौन से 2 देशों के बीच में रेखा बनाता है, सीमा बनाता है। उसी मैप के अंदर में मैंने आपको बताया कि तुम्हारे चचा का लड़का एप्लेशियन जो है वो यहाँ पर में है, ठीक है जी। तो एप्लेशियन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, और वो कौन से 2, यूएसए और कनाडा। क्या बात है फ्रेंड्स, ये बच्चे हैं सिलेक्शन वाले जो आंसर कर रहे हैं, यही बच्चे हैं जो आगे जाकर आगे बढ़ने वाले। ये टीचिंग परीक्षा की एक कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी, आगे बढ़ने वाली कम्युनिटी जो आंसर कर रही है, और ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर में है ना, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, सिलेक्शन की तरफ में आगे बढ़ रहे हो आप लोग। तो बी, सी और ए, बी, सी और ए, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ठीक है। जितने भी लोगों ने आंसर कर दिया है बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं बता दूं, हिमालय और एल्प्स कौन से प्रकार के माउंटेन है, आप लोग आंसर करेंगे। देखो हिमालय और एल्प्स कौन से प्रकार के माउंटेन है, ठीक है, ओल्ड है या यंग है, ठीक है, और कौन से प्रकार के, आप लोग आंसर किए। देखिए एक्टिविटी करेंगे ना,
तो आप लोग जो है सीखोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को एक्टिविटी करते रहनी है आप सभी लोगों ने, ठीक है। हिमालयन माउंटेन और एल्प्स माउंटेन फोल्ड है और कौन सा है, यंग है। अरावली कौन से प्रकार का माउंटेन है, फोल्ड है क्या, हाँ या ना में आंसर करो जल्दी से, फोल्ड है या नहीं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के अंदर में है। ये सिलेक्शन वाले बच्चे जो है वो आंसर वो करेंगे यहाँ पर में रिवीजन, ठीक है। तो अरावली पर्वत फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है और ओल्ड की कैटेगरी के अंदर में आता है भारत के अंदर में। एप्लेशियन और आपका यूराल ये भी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। देखिए आप लोगों की रिवीजन भी हो गई, याद भी हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। दोनों के नाम अगर आप लोग बता पाए, जो बच्चा पेड क्लास जिसने भी लिया है ना वो तो बहुत ही आसानी से बता सकता है, ठीक है। दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। दोनों उपाध्यक्षों के नाम बताइए, जो भारत की संविधान सभा के दोनों जो उपाध्यक्ष थे उनके नाम बताओ। वेरी गुड। देखिए एक तो आप लोगों को यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा मैंने आप लोगों को उसके अंदर में जब मैं पढ़ा रहा था आपको संविधान सभा उसके अंदर में भी बताया था, वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। अगर मान लीजिए ऐसा दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए तो आपका आंसर उस समय में मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। अगर दो आ जाए तो एच.सी. मुखर्जी, लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है एच.सी. मुखर्जी याद रखते हैं। एक्चुअल में फ्रेंड्स वी.टी. कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष थे, बाद में जाकर बने थे वो, ठीक है, जब आपकी जो है जोधपुर रियासत जो है भारत के अंदर में शामिल हुई थी उसके बाद में, ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी ओके उपाध्यक्ष और वी.टी. कृष्णमाचारी। देखिए फ्लो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, फ्लो कुछ इस प्रकार से था, हल्के मूड में बता रहा हूं आपको। राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये चेयरमैन थे संविधान सभा के, ठीक है, परमानेंट चेयरमैन। फिर उनके बाद में आती है बारी उपाध्यक्ष की, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे थे आप लोगों के एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, ओके। और फिर थे वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। अब देखो अगर मान लो कि राजेंद्र प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं लग रही या उनको सुसु जाना है तो वो क्या बोलेंगे, एच.सी. मुखर्जी को, ऐसा वो जो उनके साइड में खड़ा रहता है ना एक व्यक्ति, उनको बुलाएंगे, बोलेंगे यार एच.सी. मुखर्जी को बोल थोड़ा सा, ठीक है, नेचर्स कॉल है, मेरे को जाना है करके आ जा, इधर आके बैठ जा, ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी जो है उधर से उठ के जाएंगे सामने से और उधर में चेयर पर जाके बैठ जाएंगे उधर में, ठीक है। पहले वो सामने ही बैठेंगे, फिर कोई जाके उनको बुला के लेकर आए। फिर राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे वो आते आते एच.सी. मुखर्जी की, चाचा मुझे भी चलना था साथ में, तो वो बोलेंगे अरे जा वो वी.टी. कृष्णमाचारी को बुला के लेकर आओ करके। फिर वो वी.टी. कृष्णमाचारी आएंगे, वो बैठेंगे, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो वी.टी. कृष्णमाचारी बैठेंगे उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये इस तरीके का फ्लो था ये। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ये तीनों को साथ में मतलब जाने का पड़ गया कि यार नहीं हम तीनों साथ में चलेंगे, या तीनों को शादी का कार्ड आया और तीनों को साथ में जाना है, तो एक वो अलग प्रक्रिया है, ठीक है, वो मैं बस जस्ट आपको बता देता हूँ। वो ऐसा रहता है कि आज भी हमारे संसद में भी ऐसे ही होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह हो गया, अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो एक लिस्ट बनती है कि अगर ये नहीं है तो ये रहेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस बना हुआ रहता है, ठीक है, ताकि कार्रवाई चलती रहे। ओके, तो अगर ये तीनों भी नहीं रहे ना अवेलेबल तो भी एक लिस्ट बना के रखते हैं, वो अलग लिस्ट होती है, वो उपाध्यक्ष नहीं होते, वो एक ऐसी टेम्पररी जो है वो यहाँ पर में सभापति की लिस्ट होती है, टेम्पररी सभापति की लिस्ट। तो ये दो तो उपाध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे आप सब लोग। तो अगर ये दोनों आ जाए एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, बोथ होगा। और अगर आपसे सीक्वेंस देखो, मैंने इसलिए इतना मैं आपको कॉमेडी वे में इसलिए बताया क्योंकि आपको जो है ना ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो एग्जामिनर का मन हुआ कि चलो यार इन बच्चों का जो है वो एक अच्छे से टेस्ट लेते कि सीक्वेंस ऑफ जो है यहाँ पर में चेयरमैनशिप किसकी किसकी रहेंगी, तो पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एच.सी. मुखर्जी, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वी.टी. कृष्णमाचारी, ऐसा रहेगा यहाँ पर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर में एक ही दिया हुआ है आप लोगों को बस, तो आंसर होगा आप लोगों का ओके। अश्विनी जी देखिए ऐप के अंदर में वो उस तरीके से अलग अलग से ही होता है वहां पर में, ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। संविधान सभा को कौन से वाले जो है ना प्लान के तहत बनाया गया था, ये भी बता दीजिए आप लोग मेरे को। सूसू गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। अरे बाप, मनीष सिंह कौशिक जी ने कहाँ से कहाँ जोड़ा है। मैंने बोला कि उन दोनों को सूसू लगी होंगी तो वो लोग जाएंगे, तो सूसू को उन्होंने गंगेटिक डॉल्फिन, जो भारत का जलीय जीव है, ठीक है, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, तो वो ब्लाइंड डॉल्फिन जो गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों के अंदर में मिलती है, साफ पानी में मिलती है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य आप लोगों का भागलपुर के अंदर में, मतलब कहा, मतलब आप सोचिए सूसू से कोई ये जोड़ सकता है? ये टीचिंग परीक्षा के बच्चे ही कर सकते हैं। सही बात, मतलब आप सोचिए कि वो सूसू से कहाँ 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 निकल गई। तो ये है आप लोगों की असली पढ़ाई कि भाई आपको पेपर के अंदर में ना हर एक चीज से कुछ ना कुछ याद आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था, तो हिंदू महासभा, ठीक है। तो आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लीज़ इसको याद रख लेना आप सभी लोग कि किसने किसका प्रतिनिधित्व किया था। मुस्लिम लीग के तरफ से कौन गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद शफी और आगा खान, ये 3 लोग गए थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। हिंदू महासभा, ठीक है, इसके तरफ से गए थे BS मुंजे और MR जयकर, ठीक है, BS मुंजे और MR जयकर, ठीक है, ये गए थे। दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, और रेट्टामलाई श्रीनिवासन, ठीक है, रेट्टामलाई श्रीनिवासन, ये दलित वर्ग की तरफ से गए थे। और सिखों की तरफ से कौन गए थे, सरदार उज्जवल सिंह गए थे, ठीक है, सरदार उज्जवल सिंह सिखों की तरफ से। तो ये एटलीस्ट ये जो 4 लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको याद रखना ही रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोगों ने हर बार देखा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले 2 लोगों के नाम आप अक्सर याद रखते हो। एक्चुअल में फ्रेंड्स यहाँ पर में 5 लोग थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, ठीक है, 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने सारे के सारे 3 गोलमेज सम्मेलन में लिया। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आप लोग हमेशा ही याद रखते हो, ठीक है, BR अम्बेडकर को आप लोग, उसके बाद में तेज बहादुर सप्रू को भी काफ़ी सारे लोग याद रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स MR जयकर, ठीक है, जो हिंदू महासभा की तरफ से गए थे, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। NM जोशी, ठीक है, ये भी गए थे। और CN मुदलियार, ठीक है, CN मुदलियार, ये भी जो है फ्रेंड्स तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। मैं एक चैलेंज देता हूँ आप लोगों को कि ये पांचों के नाम आज इस सेशन के बाद में मेरे को कमेंट में लिखकर बताओ, और बाकी लोग जो है उनके कमेंट्स को लाइक भी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले और एक दूसरे को प्रोत्साहन मिले आप लोगों को। ये एक बहुत हेल्दी कम्युनिटी की निशानी है आप लोगों की, हेल्दी कॉम्पिटिशन की, ठीक है। तो हर एक बच्चा यहाँ पर में क्या करेगा, ठीक है, लिखते जाएगा नीचे में, ठीक है, ये पांचों के पांचों नाम, ताकि कभी ऐसा ना हो ना कि आप लोगों से क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। पहला ऑप्शन BR अम्बेडकर दे दिया जाए, और दूसरा NM जोशी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा मोर देन वन ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। आप बोलेंगे BR अम्बेडकर लगा के आगे बढ़ गए। अरे भाई उस समय में मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा, BR अम्बेडकर और NM जोशी आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको करने के लिए मैं, ठीक है। एग्जाम की जो तरीका है एग्जाम का आप लोगों का, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद में सेशन के बाद में हर एक बच्चा लिख देगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी जल्दी से, सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में, हर कोई बच्चा जल्दी से। आप लोगों की अभी साइंस की भी क्लास है, वो भी आप लोगों ने करना है। और मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे हैं जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया वाला, एक वेल रिसर्च्ड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है फ्रेंड्स प्लान किया है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, सुपर टेट, यूपी सुपर टेट के लिए भी। तो ठीक है, और आज जो है उसकी आप लोगों को घोषणा भी हो जाएंगी, तो जो सबसे पहले देख लेना, क्योंकि कुछ सरप्राइज है जो स्टार्टिंग के बच्चे उन लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको मत छोड़ना आप लोग। देखिए, तो नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्षों की पहचान कीजिए। आप लोग इसका आंसर करेंगे, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिसने पूरा लेक्चर देखा होगा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, शेयर कर देंगे, और जिन भी लोगों को सक्सेस किट मिल गई है, सीटेट सक्सेस किट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी गई थी, जिन भी बच्चों को सीटेट वाले बच्चों को, तो उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और वो काफ़ी खुश होंगे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उनमें उनके लिए दी गई है उसमें, और उसी से रिलेटेड और भी आगे में एक पायलट प्रोजेक्ट था हमारा और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आगे में भी आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। तो जिनको मिल चुकी है सक्सेस किट और जिनको मिलने वाली है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की भी, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है।
और आगे में ही फ्रेंड्स हम लोग आप लोगों के लिए भी ज़रूर जो है, अगर ये सक्सेसफुल होता है प्रोजेक्ट, सब लोग हम फ़ायदा करवा पाते बच्चों का, बच्चों की मदद कर पाते हैं, तो ज़रूर हम आप लोगों के लिए भी वो उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट चलाएंगे बड़े स्तर के ऊपर में, ठीक है, और आप लोगों तक भी वो पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और कल जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की कल जो टेस्ट होने वाली थी, कल नहीं होंगी क्योंकि कल यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, तो हम लोग उसको परसों के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा ये वाला। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।